हेलो एवरीवन, वेलकम टू सॉलिट्यूड एजुकेशन। सो सिविल इंजीनियर्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस की जो है आपका सीरीज हमारे चैनल पे चल रही है। आज ये आपका लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें मैं आप सभी का जो है हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारी कोशिश ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा जो है क्वेश्चंस आपके कवर करें, ताकि आप किसी भी कंपनी में जाके जो है अपने इंटरव्यू को जो है अच्छे से परफॉर्म कर पाए और आप बेस्ट से बेस्ट जॉब जो है आप पा सके। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है आपका सीमेंट से रिलेटेड। विच इज द बेस्ट सीमेंट फॉर कंस्ट्रक्शन। जब बात आती है बेस्ट सीमेंट की, ठीक है, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्वेश्चन जो आता है वो आता है आपका ब्रांड नेम। हम बताने लग जाते हैं कि अंबुजा का सीमेंट बेस्ट है, आप अल्ट्राटेक ले लीजिए, आप श्री का सीमेंट ले लीजिए, वगैरह वगैरह। जितने भी डिफरेंट टाइप के जो ब्रांड मार्केट के अंदर अवेलेबल है, हम उनकी बात करने लग जाते हैं। लेकिन ब्रांड नेम जो है वो आपका इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं है। सामने वाला आपसे, आप एक इंजीनियर हो तो सामने वाला जो है आपसे इंटरव्यू में जो है उसी तरह के आंसर की भी उम्मीद कर रहा है। जनरली जो है बेस्ट सीमेंट कंस्ट्रक्शन के लिए वो सीमेंट बेस्ट होता है कि हमारा पर्पज क्या है और हम उस सीमेंट को यूज कहां पे कर रहे हैं। मान लीजिए अगर हमें कोल्ड वेदर के अंदर कहीं पे कंक्रीटिंग करनी है तो वहां पे टाइप्स ऑफ सीमेंट आपका डिफरेंट होगा। हमें ऐसी लोकेशन पे आपका कंक्रीटिंग करनी है कि जहां पे मेरा आपका टेम्परेचर काफी हाई है, तो वहां पे टाइप ऑफ सीमेंट आपका अलग यूज होगा। मैं अगर आपका डैम कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं तो वहां पे आपका सीमेंट का जो यूज होगा वो आपका अलग होगा। मैं अगर अंडरग्राउंड अंडर वाटर के अंदर मैं अगर कंक्रीटिंग कर रहा हूं तो उस केस में मेरा आपका टाइप ऑफ सीमेंट जो है डिफरेंट हो जाएगा। तो हमारा कंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ से बेस्ट सीमेंट वो सीमेंट होता है जो कि प्रेजेंट टाइम में जिस चीज की रिक्वायरमेंट है उस टाइप का सीमेंट हम यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जनरली जो है आपका ओपीसी सीमेंट, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट हम लोग इसको बोलते हैं। जनरली हर टाइप के कंस्ट्रक्शन के अंदर जो है ओपीसी का यूज किया जाता है। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट पीपीसी सीमेंट, ठीक है। ये क्या होता है कि जब ओपीसी सीमेंट के अंदर हम लोग जो आपका फ्लाई एश का कंटेंट ऐड कर देते हैं तो वो आपका हो जाता है पीपीसी सीमेंट। जनरली जो है ऑर्डिनरी कंस्ट्रक्शन के लिए जो है आपका ये दो टाइप के जो सीमेंट है वो सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं। किसी भी कंस्ट्रक्शन में सबसे ज्यादा जो यूज होने वाले सीमेंट है वो ये दो टाइप के सीमेंट है, ओपीसी सीमेंट और पीपीसी सीमेंट। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब हम सीमेंट के अंदर वाटर ऐड करते हैं तो केमिकल रिएक्शंस की वजह से जो है आपका वहां पे हीट प्रोड्यूस होती है। सो मुझे अगर आपका मास कंक्रीटिंग करनी है, मास कंक्रीटिंग कोई लार्ज स्केल पे कोई फाउंडेशन है या फिर मुझे डैम के अंदर कंक्रीटिंग करनी है, तो वहां पे क्या होगी, मास कंक्रीटिंग हो रही है। तो अगर ज्यादा वॉल्यूम कंक्रीट का होगा तो वहां पे जो हीट प्रोडक्शन होगा वो भी ज्यादा होगा। तो उसको काउंटर करने के लिए मैं क्या करूंगा, आपका लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट यूज करूंगा जिसके अंदर हीट का प्रोडक्शन कम से कम होगा। इसके अलावा होता है आपका रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। मान लीजिए मुझे ऐसी कंडीशन के अंदर आपका जो है सीमेंट यूज करना है कि जहां पे कम टाइम के अंदर सीमेंट आपकी स्ट्रेंथ गेन करे। मान लीजिए मुझे किसी रोड का आपका जो है रिपेयरिंग करनी है, मुझे आपका विंटर्स के अंदर जो है आपका जो है सीमेंट यूज करना है, तो मैं वहां पे यूज करूंगा ऐसा सीमेंट जो कि जल्दी से जल्दी हार्ड हो जाए, जो कि जल्दी से जल्दी स्ट्रेंथ गेन कर ले, ठीक है। इसके बाद आता है आपका सल्फेट रेजिस्टेंस पोर्टलैंड सीमेंट। मान लीजिए मुझे कोई ऐसा कंस्ट्रक्शन करना है जो नियर बाई सी के नियर है, या फिर ऐसी लोकेशन है कि जहां पे आपका सल्फेट अटैक हो सकता है या सॉल्ट्स वगैरह जो होते हैं उनका अटैक हो सकता है कंक्रीट पे, तो मैं आपका सल्फेट रेजिस्टेंस पोर्टलैंड सीमेंट का यूज करूंगा ताकि मेरी कंक्रीटिंग की लाइफ जो है वो ज्यादा से ज्यादा रहे। तो इसीलिए जब भी अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज द बेस्ट सीमेंट, तो उसमें आपको ब्रांड नेम नहीं बताने हैं कि भाई अंबुजा ले लो या आपका अल्ट्राटेक ले लो। आपको ये बताना है कि आपकी जरूरत के हिसाब से जो सीमेंट फिट है वो सीमेंट उस टाइम पे कंस्ट्रक्शन के लिए बेस्ट है, ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट आता है कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ कर्व्स ऑन द रोड। ये हाईवे का क्वेश्चन है। जनरली आपने हाईवे में पढ़ा भी होगा, दो तरह के कर्व्स होते हैं। एक होता है आपका हॉरिजॉन्टल कर्व्स जो आपके हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के लिए प्रोवाइड करे जाते हैं। सेकंड होता है आपका वर्टिकल कर्व्स जो वर्टिकल अलाइनमेंट्स के लिए आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। जनरली आप सभी को पता है कि जो रोड्स होती हैं वो कभी भी स्ट्रेट नहीं बनती है, ठीक है। आपकी जो रोड्स होती हैं वो हमेशा ऐसे रोड नहीं बनती है, रोड हमेशा आपका ऐसे ऐसे इस तरीके से बनती है, ठीक है। अब जब मेरी जो रोड है वो टर्न ले रही है, आपने कभी कोई रोड ऐसे देखी है, बिल्कुल जो इस तरीके से नहीं, ऐसी रोड आपने कभी नहीं देखी होगी और कहीं पे भी नहीं देखी होगी, लेकिन आपने ऐसी रोड जरूर देखी होगी जो इस तरीके से टर्न ले रही है। तो ये कर्व्स प्रोवाइड करे जाते हैं, हॉरिजॉन्टल कर्व्स। जब हमें डायरेक्शंस या उसका अलाइनमेंट चेंज करना हो, कोई सामने ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है तो मुझे अपने हाईवे को टर्न कराना है,
तो उस केसेस में हम लोग क्या करते हैं, आपका कर्व्स प्रोवाइड कराते हैं। कर्व्स प्रोवाइड कराने का एक रीजन ये भी होता है कि जब हम गाड़ी को टर्न करते हैं तो उस टाइम पे कई सारे फोर्सेस जो हैं उस पे एप्लीकेबल होते हैं, तो उन फोर्सेस को काउंटर करने के लिए भी हम लोग जो आपका कर्व्स प्रोवाइड कराते हैं। सेम ऐसे आपको पता है कि अर्थ सरफेस वो फ्लैट नहीं है, ठीक है, अर्थ सरफेस के अंदर अंडुलेशंस है, ठीक है। अर्थ की जो टोपोग्राफी है वो कुछ इस तरीके से कहीं पे अप है कहीं पे डाउन है। तो मेरे को अगर हाईवे का कंस्ट्रक्शन करना है और मुझे किसी अप पोर्शन से नीचे की तरफ को जाना है या किसी डाउन पोर्शन से ऊपर की तरफ जाना है, तो मैं ऐसे तो हाईवे नहीं बनाऊंगा कि मैंने ऐसे स्ट्रेट कर दिया फिर ऐसे आया फिर मैं ऐसे कर दूंगा। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कर्व्स प्रोवाइड करूंगा ताकि मेरी गाड़ी स्मूथली मूव कर सके, ठीक है। तो ये रीजन होता है आपका कर्व प्रोवाइड कराने का। इसके बाद होता है व्हाट इज द बेस्ट वे ऑफ कॉम्पैक्टिंग। प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपका डिस्कस किया था कि कितने टाइप्स के कॉम्पैक्शंस यूज होते हैं। आज हम बात कर रहे हैं कि बेस्ट वे ऑफ कॉम्पैक्शंस, ठीक है। जनरली जब हम कॉन्क्रीटिंग की बात करते हैं तो कॉन्क्रीटिंग में आपका निडल वाइब्रेटर एक इक्विपमेंट होता है जिसका यूज किया जाता है आपका किसके लिए, कॉन्क्रीट को कॉम्पैक्शन के लिए, ठीक है। उसका डाया होता है, ठीक है, 20 mm से 100 mm, क्लियर। ये डाया होता है। जब बात होती है मास कंक्रीटिंग की तो हम डाया जो है वो इंक्रीज कर देते हैं। डाया से मतलब ये होता है कि जो निडल होती है उसकी जितना बड़ा डाया होगा उतना ही ज्यादा वाइब्रेशन वो प्रोड्यूस करेगा। और जब हम जो आपका जहां पे स्पेस मेरे पास कम है या फिर मेरा जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है उसका साइज कम है, तो मैं क्या करूंगा, अपना जो साइज है वाइब्रेटर का वो रिड्यूस कर दूंगा। और जब मेरी मास कंक्रीटिंग हो रही है तो उस केस में मैं जो है आपका डाया क्या कर दूंगा, इंक्रीज कर दूंगा। तो ये भी क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछ सकता है कि क्या डायामीटर होते हैं आपके निडल वाइब्रेटर के। सेम ऐसे ही आपका जो है मैं बात करूं आपका जैसे रोड के केस में हम लोग जो आपका सॉइल का कॉम्पैक्शन करते हैं तो वहां पे हम लोग वाइब्रेटर रोलर का यूज करते हैं जो कि आपका कॉम्पैक्ट करता है आपकी सॉइल्स की लेयर्स को, ठीक है। तो ये बेस्ट मेथड होते हैं। अब ये जैसे मैंने बोला कि हम लोग जो है कॉम्पैक्ट कर रहे हैं सॉइल को वाटर से, ठीक है, तो वो बेस्ट मेथड नहीं है। बेस्ट मेथड आपका क्या है कि हम वाइब्रेटर रोलर को यूज करें। सेम ऐसे ही मैं आपका निडल वाइब्रेटर को यूज करके कॉन्क्रीट को वाइब्रेट कर रहा हूं ताकि उसमें कॉम्पैक्शन हो सके, ये बेस्ट मेथड है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि मैं उसके अंदर सरिया डाल के ऐसे ऐसे मैन्युअली वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर रहा हूं तो वो आपका बेस्ट मेथड नहीं है, ठीक है। तो ये इक्विपमेंट्स यूज जो किए जाते हैं ये बेस्ट मेथड है आपका कॉम्पैक्शन के लिए। इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट आता है व्हाट आर द पोटेंशियल रिस्क फैक्टर ए वर्कर कैन बी फेस ऑन द कंस्ट्रक्शन साइट। कोई भी कंपनी होती है उसके लिए सबसे जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो होती है आपका साइट सेफ्टी, ठीक है। हर कंपनी चाहती है कि उनकी साइट पे कोई भी एक्सीडेंट या फिर कोई ऐसी घटना ना हो जिसमें किसी की जान चली जाए, क्लियर। और आप ये मेंटली प्रिपेयर होके जाना कि अगर किसी बड़ी कंपनी में आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपसे साइट सेफ्टी से रिलेटेड क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा ही जाएगा, क्लियर। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कोई भी एक वर्कर, ठीक है, अगर किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे वर्क कर रहा है तो वो कौन से ऐसे फैक्टर्स है, रिस्क फैक्टर है जहां पे उसके साथ में कोई मिसहैपनिंग हो सकती है। सो मैं आपको बता देता हूं कि सबसे ज्यादा जो एक्सीडेंट होते हैं साइट पे वो होते हैं आपका हाइट से गिरने के लिए, ठीक है। आप किसी ऐसी हाइट पे वर्क कर रहे हो और वहां से आप गिर गए, ये सबसे ज्यादा केसेस होते हैं। तो इसलिए साइट पे जब भी काम करें प्रॉपर सेफ्टी बेल्ट वगैरह जो होती है आपका उनको यूज करके ही आपका करें। इसके अलावा नाइट में एक्सीडेंट होते हैं कि आपने जो लाइटिंग वर्क है वो प्रॉपर नहीं किया जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो गया। इसके अलावा जो है आपका सबसे ज्यादा लोडिंग अनलोडिंग, जब हम मेटेरियल की लोडिंग अनलोडिंग करते हैं तो उस टाइम पे काफी एक्सीडेंट होते हैं। इसके अलावा जो आपके इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस होते हैं अगर वो लूज हैं सो उनसे भी एक्सीडेंट के चांसेस होते हैं। तो ये कई ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जो है साइट पे अक्सर जो है एक्सीडेंट होते हैं। सो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट है कि व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन द कॉन्क्रीटिंग प्रोसेस। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग बहुत काफी सारे लोग ऐसे होंगे जो इसका आंसर जानते भी होंगे। जब मैं अल्ट्राटेक कंपनी के अंदर मैंने इंटरव्यू दिया था तो उस टाइम पे उन्होंने मेरे से ये क्वेश्चन पुट अप किया था। सो इसके अंदर कई प्रोसेस होते हैं। सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो होता है आपका बैचिंग। अब ये बैचिंग क्या बला है? बैचिंग होता है कि आप जो भी डिजाइन मिक्स बन के आता है उसके अंदर मेंशन रहता है कि आप इतने केजी आपको सीमेंट लेना है, इतने केजी एग्रीगेट लेना है, इतने केजी सैंड लेना है। सो वो जब आप रॉ मटेरियल जब कलेक्ट कर रहा है आपका बैचिंग प्लांट, ठीक है, तो वो जो स्पेसिफाइड क्वांटिटी है जो कि आपका डिजाइन मिक्स के अंदर मेंशन है वो क्वांटिटी होती है आपका बैचिंग। मान लीजिए M20 में उसने बोला है डिजाइन मिक्स के अंदर कि आपका 300 kg जो है पर क्यूबिक मीटर के अंदर
300 kg जो है क्या लेना है आपका, सीमेंट लेना है, ठीक है। तो उसने आपका 300 kg सीमेंट लिया, तो वो हो गया आपका बैचिंग, ठीक है। इसके बाद जब सारा मटेरियल आपका ले लिया जाता है, सो वो जाता है आपका मिक्सचर के अंदर, जिसको वो आपका क्या करता है, प्लांट मिक्स करता है, इसको बोलते हैं हम लोग मिक्सिंग। सो पहला स्टेप हो गया आपका बैचिंग, सेकंड स्टेप हो गया आपका क्या, मिक्सिंग। उसको मिक्स किया, मिक्स करने के बाद में नेक्स्ट स्टेप आता है ट्रांसपोर्टेशन। आपने देखे होंगे कंक्रीट के ट्रांसपोर्टिंग व्हीकल्स होते हैं, जिनकी हेल्प से कंक्रीट को जो है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। और अगर लॉन्ग जर्नी है ट्रांसपोर्टेशन की, तो उसके अंदर आपका जो है केमिकल एडमिक्सचर्स ऐड किए जाते हैं, ताकि जो सेटिंग टाइम है उसको एडजस्ट किया जा सके, ठीक है। इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम के बारे में आपने काफी सुना होगा। सो जब ट्रांसपोर्ट करते हैं, अगर हमारे ट्रांसपोर्टेशन में लग रहा है कि टाइमिंग ज्यादा लगेगी, तो उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, एडमिक्सचर्स ऐड करते हैं, जो कि सीमेंट के सेटिंग टाइम को स्लो कर देते हैं। इसके अलावा यहाँ पे नेक्स्ट होता है प्लेसिंग, ठीक है। प्लेसिंग क्या है कि अब मुझे स्लैब की कास्टिंग करनी है, फाउंडेशन में कास्टिंग करनी है, जिस भी प्लेस पे आपको कास्टिंग करनी है, तो वो प्रोसेस हो जाता है आपका प्लेसिंग का। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका कॉम्पैक्शन। कोई भी कॉन्क्रीटिंग जब साइट पे की जाती है, तो विदाउट कॉम्पैक्शन कभी नहीं की जाती है, तो इसलिए कॉम्पैक्शन इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है। और लास्ट में जो आपका स्टेप आता है क्यूरिंग, क्योंकि क्यूरिंग के बिना कोई भी कॉन्क्रीटिंग का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट ही नहीं होता, स्ट्रेंथ कैसे गेन करेगी वो, ठीक है। अब क्यूरिंग के अंदर भी आपका बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि भाई क्यूरिंग क्यों की जाती है। जनरली लोग एक आंसर देते हैं कि भाई क्यूरिंग स्ट्रेंथ के लिए की जाती है, अगर मैं क्यूरिंग नहीं करूंगा तो कंक्रीट जो है स्ट्रेंथ गेन नहीं करेगी। लेकिन ये जो है आपका टेक्निकल आंसर नहीं है। टेक्निकल आंसर क्या है, जो सामने वाला आपसे सुनना चाह रहा है, ठीक है, वो ये होता है कि सीमेंट में जब वाटर ऐड होता है, तो वहां पे रिएक्शन होती है, तो हीट ऑफ हाइड्रेशन एक प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से जो है हीट प्रोड्यूस होती है। जब हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि कंक्रीट के अंदर मॉइस्चर का लॉस होता है। भाई जब हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो जो आपका वाटर कंक्रीट के अंदर प्रेजेंट है, वो उस प्रोसेस की वजह से क्या होता है, इवेपोरेट होने लगता है। तो उस वाटर सीमेंट जो रेशियो है आपका, जो वाटर कंटेंट कंक्रीट के अंदर है, उसको मेंटेन करने के लिए हमें जो है आपका क्यूरिंग करना पड़ता है, ठीक है। अब अगर आप इवेपोरेशन के प्रोसेस को किसी भी तरीके से रोक दो, जैसे आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे केमिकल मार्केट के अंदर अवेलेबल है कि अगर आप कंक्रीट पे आप उनकी कोटिंग कर देते हो, तो आपको क्यूरिंग करने की जरूरत नहीं है। वो क्या करते हैं, वो जो आपका मॉइस्चर का जो लॉस हो रहा है, जो मॉइस्चर लॉस हो रही है, उसके प्रोसेस को क्या कर देते हैं, आपका रिड्यूस कर देते हैं। तो इसी वजह से कंक्रीट जो है आपका स्ट्रेंथ गेन कर लेते हैं। तो क्यूरिंग का टेक्निकल प्रोसेस आपको पता चल गया क्यों हम करते हैं। इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द बिल्टअप एंड द सुपर बिल्टअप एरिया। ये जनरली क्वेश्चन आपसे तब पूछा जाएगा जब आप किसी बिल्डर फर्म के अंदर या फिर ऐसी कंपनी के अंदर जो कि रियल एस्टेट से जुड़ी हुई है, वहां पे अगर आप जा रहे हो, तो वहां पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। जनरली ये जो इमेज है, ये आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर देगी कि व्हाट इज बिल्टअप एरिया। बिल्टअप एरिया समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कारपेट एरिया, ठीक है। कारपेट एरिया जनरली क्या होता है कि कोई भी आपका अगर रूम है, कोई भी घर है, उसमें से आप वॉल का एरिया हटा दीजिए, मतलब वो स्पेस जो आप एक्चुअल में यूज कर रहे हैं, वो होता है आपका कारपेट एरिया, ठीक है। क्लियर हो गया। भाई आपने कोई भी घर बनाया, तो उसके अंदर सारा एरिया तो आप यूज नहीं कर पा रहे हो, दीवारें भी होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं ऐसी जिनकी वजह से आपका स्पेस जो है वो होल्ड हो गया है। तो वो एक्चुअल में एरिया जो आप यूज कर रहे हो, मान लीजिए ये मैं यहाँ पे एक रूम बनाता हूं, ये एक रूम है आपका और ये इसकी वॉल्स है, ठीक है। अगर मैं इस रूम के एरिया की बात करूं, तो ये आपका 3 मीटर, ये भी 3 मीटर, लेकिन हम लोग जो एक्चुअल में एरिया यूज कर रहे हैं, वो यूज कर रहे हैं सिर्फ ये वाला एरिया, ठीक है। ये एरिया आपका कौन सा एरिया होगा, जब मैं इसमें से वॉल की थिकनेस को माइनस कर दूंगा, तो ये जो एरिया होगा, ये एरिया होगा आपका कारपेट एरिया, ठीक है। सो ये हो गया आपका कारपेट एरिया जो एक्चुअल में हम यूज कर रहे हैं। अब बात आती है बिल्टअप एरिया की। जब हम कारपेट एरिया के अंदर वॉल का एरिया जो है आपका इंक्लूड कर देंगे, तो वो हो जाता है आपका बिल्टअप एरिया, ठीक है। अगर मुझे इस रूम का बिल्टअप एरिया निकालना हो, तो मैं ये वॉल्स का जो एरिया है, ये भी इसके अंदर इंक्लूड कर दूंगा, तो ये हो जाएगा आपका क्या, बिल्टअप एरिया। इसके बाद बात आती है आपकी सुपर बिल्टअप एरिया। जनरली आप लोगों ने कोई बिल्डिंग देखी होगी, फ्लैट जो बनते हैं, उसके अंदर काफी सारे ऐसे आपके एरिया होते हैं जो कॉमन सर्विसेज के अंदर आते हैं। जैसे लॉबी हो गया आपका, ठीक है, फ्लैट में जाने के लिए जो लॉबी होता है, स्टेयरकेस का पोर्शन हो गया, लिफ्ट आपकी हो गई, तो ये सारे होते हैं आपके कॉमन सर्विसेज के एरिया होते हैं। तो जब आपके बिल्टअप एरिया में कॉमन सर्विसेज का जो एरिया होता है वो भी ऐड कर दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं आपका सुपर बिल्टअप एरिया, ठीक है। तो ये याद रखना, इमेज का स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो। सबसे पहले याद रखना, बिल्टअप एरिया, कारपेट एरिया वो एरिया जो एक्चुअल में हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। बिल्टअप एरिया होगा कि जब हम कारपेट एरिया के अंदर वॉल का एरिया इंक्लूड कर देंगे, तो वो आपका बिल्टअप एरिया हो जाएगा। और सुपर बिल्टअप क्या होगा कि जब हम आपका कॉमन एरिया जो है, जैसे देखो यहाँ पे आप
आपका ये स्टेयर्स है, ये लिफ्ट का एरिया और ये आपका कॉरिडोर है। तो ये जब कॉमन सर्विसेज का एरिया हम लोग जो है कारपेट एरिया में ऐड कर देंगे बिल्टअप एरिया में, सो वो हो जाएगा आपका सुपर बिल्टअप एरिया। ठीक है। और जनरली मैं एक चीज और बताऊं, आपका रेंडमली आपसे जो है ये भी पूछ लिया जाएगा कि BHK, मान लीजिए 3 BHK 2 BHK, तो इसका मतलब क्या होगा। ठीक है, तो ये भी ऐसे क्वेश्चन बहुत रैंडमली पूछ लिए जाते हैं कि आपका BHK का मतलब क्या है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है जैसे 3 BHK लिखा है तो 3 बेडरूम होंगे, एक हॉल होगा और एक आपका किचन होगा। ठीक है, तो ये भी याद रखना है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन अक्सर जो है इंटरव्यू में रैंडमली आपसे कोई भी पूछ सकता है। इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट आता है कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड हाइट ऑफ ईच फ्लोर ऑफ ए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। सो अगर मैं बात करूं स्टैंडर्ड हाइट की, तो स्टैंडर्ड हाइट जो है आपका 3 मीटर होती है। ये जो है आपका 3 मीटर हाइट होती है, क्लियर। और इसके अलावा जो है आपका, इसको हम लोग फिट में बोले तो 10 फीट होती है। बाकी जो आपकी हाइट होती है वो कमर्शियल बिल्डिंग की अलग होती है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग की आपकी अलग होती है। जितनी भी टाइप्स की बिल्डिंग्स होती हैं, आपकी इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है तो उसकी हाइट आपकी अलग होगी, पार्किंग के लिए अगर कोई बिल्डिंग है तो उसकी हाइट अलग होगी। तो ये जो स्टैंडर्ड हाइट है ये आपका डिसाइड करता है बिल्डिंग का पर्पस, की आपकी बिल्डिंग किस पर्पज के लिए यूज की जा रही है। ठीक है, सो जो आपकी बिल्डिंग का पर्पज होगा उसी पर्पज के अकॉर्डिंग आपकी जो हाइट है वो डिसाइड होगी। अगर आप डिटेल में ये चीज पढ़ना चाहते हो तो बिल्डिंग बायलॉज जो है आप डाउनलोड कर सकते हो गूगल पे जाके, वहां पे ये सारे आपको किस बिल्डिंग के अंदर क्या स्टैंडर्ड हाइट रखनी चाहिए वहां पे आपको क्लियरली मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका यहाँ पे व्हाट इज द स्टैंडर्ड स्लोप ऑफ ए स्टेयरकेस, ये भी इंटरव्यू में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। जनरली स्लोप क्या होता है, ये आपका फ्लाइट होगी आपकी स्टेयरकेस की, ये आपकी लैंडिंग है, ये भी आपकी लैंडिंग है। तो ये जो आपका फ्लाइट है हॉरिजॉन्टल के साथ में जो भी एंगल बना रही है उसी एंगल को बोलते हैं हम लोग क्या, स्टेयरकेस का एंगल। और ये जनरली जो है आपका 25 से 42 डिग्री के बीच में जो है आपका होता है। ये फ्लाइट होगी आपकी, ये हॉरिजॉन्टल के साथ में जो भी एंगल यहाँ पे बना रही है वही एंगल होता है आपका जिसको बोलते हैं हम लोग जो है आपका स्लोप, स्टेयरकेस का जो स्लोप होता है। ठीक है, इसके बाद इसको पिच ऑफ स्टेयरकेस भी हम लोग बोलते हैं। इसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय हनीकॉम्ब इन कंक्रीट। हनी कॉम्बिंग, जैसे आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि कंक्रीट का सरफेस जो है बहुत फिनिश होता है। जनरली मैक्सिमम केस के अंदर जो है कंक्रीट का सरफेस जो है फिनिश होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपको वहां पे जो एग्रीगेट्स हैं वो दिख रही हैं। ठीक है, जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है वैसी स्ट्रक्चर वहां पे बनी हुई है, वो आपका बोलते हैं आपका हनी कॉम्बिंग हो रही है कंक्रीट के अंदर। यहाँ पे देखो जनरली जो कंक्रीट का सरफेस है वो कुछ इस तरीके से आना चाहिए। ठीक है, लेकिन आपका आ कैसा रहा है, ये आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा ये आ रहा है, क्लियर। तो यही बोलते हैं हम लोग इसको आपको हनी कॉम्बिंग। और हनी कॉम्बिंग के बारे में मैं आपको बताऊं, हनी कॉम्बिंग जो है आपकी जो कंक्रीट होती है उसकी स्ट्रेंथ को 50% से भी ज्यादा रिड्यूस कर सकता है। वो डिपेंड करता है कि किस तरह की हनी कॉम्बिंग कंक्रीट के अंदर है। अब इसके रीजन जो है वो आपके दो सबसे बड़े रीजन होते हैं। पहला तो होता है आपका क्या, वाटर सीमेंट रेशियो। ठीक है, या फिर स्लंप आप इसको भी बोल सकते हो, कि अगर कंक्रीट के अंदर वाटर का कंटेंट कम है, ठीक है, तो उस केस में भी क्या होता है कि आपका जो कंक्रीट होती है वो प्रॉपर कॉम्पैक्ट नहीं हो पाती और इस तरह की हनीकॉम्बिंग स्ट्रक्चर्स जो है आपको देखने को मिलती है। दूसरा जो होता है वो आपका रीजन होता है कॉम्पैक्शन। ठीक है, जो कि हम पहले भी बता चुके हैं कि बेस्ट मेथड कॉम्पैक्शन का क्या होता है। अगर आपने जो है कॉम्पैक्शन प्रॉपर नहीं किया है तो भी आपका हनीकॉम्बिंग आएगी, और अगर कॉम्पैक्शन ज्यादा कर दिया है, ठीक है, तो भी आपकी हनीकॉम्बिंग आएगी। क्यों? क्योंकि आपका जो सैंड सीमेंट का जो पेस्ट है, वाटर सैंड और सीमेंट का जो पेस्ट है वो आपका नीचे चला जाएगा, और जो आपका एग्रीगेट का जो पार्ट है वो आपका सिर्फ बचेगा, जैसे कि सेग्रीगेशन के केस के अंदर होता है। सो ये आपको कॉम्पैक्शन ज्यादा भी नहीं करना है, कॉम्पैक्शन कम भी नहीं करना है, और वाटर सीमेंट रेशियो है वो भी आपको उसी तरीके से मेंटेन करना है कि आपकी कंक्रीट के अंदर ज्यादा पानी भी नहीं होना चाहिए और कम पानी भी नहीं होना चाहिए। सो ये आपको बहुत ध्यान रखना है, हनीकॉम्बिंग बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हनीकॉम्बिंग आती है तो 50% से भी ज्यादा स्ट्रेंथ आपकी कंक्रीट की रिड्यूस हो जाती है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो। कि वैसे तो अगर मैं आपसे बोलूं, वाटर सीमेंट रेशियो एक बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंक्रीट के केस में। इस पे पूरा एक अलग से पूरा एक वीडियो बन सकता है कि वाटर सीमेंट रेशियो क्या होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, क्या इसके IS कोड्स हैं, क्या नॉर्म्स है, सारी चीजें। लेकिन मोटा मोटी मैं आपको बताता हूं कि वाटर सीमेंट रेशियो एक्चुअल में होता क्या है। जब वेट ऑफ वाटर, ठीक है, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सीमेंट, जब हम कोई भी कंक्रीटिंग बना रहे हैं, ठीक है, तो उसके अंदर सीमेंट का वेट आपका कितना है और वाटर का वेट कितना है। वाटर कितना यूज किया,
प्लस उसको अगर हम डिवाइड कर देंगे वेट ऑफ द सीमेंट से, तो जो उसका रेशियो आएगा वही होता है आपका वाटर सीमेंट रेशियो, ठीक है। और इसके बारे में मैं आपको बताऊं, वाटर सीमेंट रेशियो जो है, अगर वाटर सीमेंट रेशियो आपका बढ़ रहा है, ठीक है, सो उस केस में आपकी जो स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है वो रिड्यूस हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि आपको अगर आप वाटर जो है ज्यादा ऐड कर रहे हो कंक्रीट के अंदर, क्योंकि मेरा वाटर सीमेंट रेशियो कब बढ़ेगा, अगर आप यहां पे देखोगे तो वेट, वाटर का वेट डिवाइडेड बाय, मैं कर रहा हूं वाटर का वेट डिवाइड कर रहा हूं मैं आपका सीमेंट के वेट से, ठीक है। तो मेरा अगर वाटर का कंटेंट बढ़ रहा है, ठीक है, तभी मेरा आपका वाटर सीमेंट रेशियो भी बढ़ेगा। तो मैं अगर यहाँ पे मेरा जो वाटर सीमेंट रेशियो है वो बढ़ रहा है, ठीक है, सो मेरी जो स्ट्रेंथ है वो रिड्यूस हो जाएगी। आप ये बोल सकते हो कि ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज आपकी घटेगी, दूसरी चीज बढ़ रही है तो पहली चीज आपकी घटेगी। तो इस तरीके से वाटर सीमेंट रेशियो जो आपके डिजाइन मिक्स के अंदर मेंशन है, जो आईएस कोड के अंदर मेंशन है, उसी को फॉलो करें। अननेसेसरी जो है आप वाटर का कंटेंट जो है ऐड ना करें अपनी कंक्रीट के अंदर, वरना वो उसकी स्ट्रेंथ को जो है आपका डायरेक्टली क्या करेगा, आपका रिड्यूस करेगा। तो ये टोटल 10 क्वेश्चन थे जो आज की वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किए, ठीक है। इनमें से कई क्वेश्चन ऐसे थे जो मेरे से भी अपने इंटरव्यू के टाइम पे पूछे गए हैं, और हम जो रेगुलर बच्चों की काउंसलिंग करते हैं उनसे डिस्कशन करते हैं, और वो हमें जो बताते हैं कि उनसे कौन से क्वेश्चन जो है इंटरव्यू में पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन भी हम लोग जो है इसके अंदर आपका इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो इसलिए प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई डाउट, कोई भी क्वेश्चन आता है तो नीचे कुछ नंबर्स हैं, उन पे आप हमसे कॉल कर सकते हैं, डायरेक्ट बात कर सकते हैं हम लोगों से। कोई भी आपका काउंसलिंग, अगर करियर से रिलेटेड कोई भी आपका डाउट है। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे इस सीरीज की नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और कोशिश करेंगे कि कुछ लाइव इंटरव्यू भी हम आप लोगों के लिए लेके आए, ताकि आपको मोटिवेशन मिले और एक आपका जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो। ओके, थैंक यू।